न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। डेट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इसको समझने से पहले अपन समझते हैं व्हाट इज बैलेंस शीट, कि आपकी बैलेंस शीट क्या होती है। देखो, एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करूं, एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में अगर बात करूं, तो बैलेंस शीट क्या है, व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट। ये आपका स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम अपने बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज को शो करते हैं। जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज को शो किया जाता है, और राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम अपने बिजनेस के सारे असेट्स को शो करते हैं। तो ऐसा जो स्टेटमेंट बन के तैयार होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। तो व्हाट इज बैलेंस शीट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट in which left hand side shows all the liabilities of the business and right hand side shows all the assets of the business। तो ऐसा जो स्टेटमेंट बनके तैयार होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। कुछ इस तरीके से अपन प्रिपेयर करते हैं। यहां लिखते हैं बैलेंस शीट, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहां पे लिखते हैं अपन लाइबिलिटीज। जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं वो लिखते हैं, उसका अमाउंट। फिर जो आपका राइट हैंड साइड है, यहां पे अपन लिखते हैं बिजनेस के सारे असेट्स और उनका क्या, उनकी वैल्यू है, उसका अमाउंट। जैसे कैपिटल है, तो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बताया था व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है कि फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। तो जो भी बिजनेस की कैपिटल है वो यहां लिखते हैं। और बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, बाकी जितनी भी अदर लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी बाकी की अदर लाइबिलिटीज हैं वो सब यहां लिखते हैं। असेट साइड में जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं वो सब यहां पे आते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट इज आल्सो अ फिक्स, इज आल्सो असेट, तो यहां लिखते हैं। और जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं, जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं वो भी आप यहां लिखोगे। और अगर आपने अपने करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का एकदम सही वैल्यूएशन कराए, एकदम करेक्ट वैल्यूएशन कराए, तो ये जो लाइबिलिटीज का जो टोटल होगा, ये जो लाइबिलिटीज का ये जो टोटल होगा, ये इक्वल होगा किसके, इसकी असेट साइड के टोटल के इक्वल होगा। ठीक है ना। यस, इन्वेस्टमेंट इज आल्सो आवर असेट। तो अगर आपने एकदम सही वैल्यूएशन करा अपने असेट एंड लाइबिलिटीज का, तो ये जितनी भी लाइबिलिटीज का टोटल होता है वो इक्वल होता है किसके, असेट साइड के टोटल के इक्वल होता है। यानी आपके बिजनेस की जो टोटल लाइबिलिटीज हैं, आपके बिजनेस की जो टोटल लाइबिलिटीज होती हैं, जो टोटल लाइबिलिटीज होती हैं वो इक्वल होती है किसके, आपके बिजनेस के जो टोटल असेट्स होंगे, आपके बिजनेस के जो टोटल असेट्स होंगे उसके इक्वल होते हैं। टोटल लाइबिलिटीज इक्वल होती हैं किसके, टोटल असेट्स के। तो यानी क्या इस बैलेंस शीट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। क्या लिखा मैंने, सबसे पहले कैपिटल, ये कैपिटल। उसके बाद फिर मैंने लिखा अदर लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटी। तो ये तो मेरी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हो गई। और बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड है वो किसके इक्वल होती है, असेट के। वो किसके इक्वल होती है, असेट्स के। तो जब अपन इस बैलेंस शीट को इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, व्हेन बैलेंस शीट इज रिटन इन इक्वेशन फॉर्म,
तो ये जो इक्वेशन फॉर्म्ड होती है इसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ में आया? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? व्हेन बैलेंस शीट इज रिटन इन इक्वेशन फॉर्म, देन इक्वेशन सो फॉर्म्ड इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे आपने यहां लिखा कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी, तो कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी किसके इक्वल होगी? ये कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी क्या हो गई? ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हो गई। और अभी मैंने बताया कि जो लायबिलिटी और असेट्स है वो इक्वल होते हैं, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड किसके इक्वल होगी? बैलेंस शीट की असेट साइड के। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म्ड हुई है इसको बोला जाता है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? व्हेन बैलेंस शीट इज रिटन इन इक्वेशन फॉर्म, जब अपन एक बैलेंस शीट को इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो जो इक्वेशन आपकी फॉर्म्ड होती है उसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट? तो देखिए पढ़िए क्या लिखा है। सबसे पहले बैलेंस शीट की बात हुई। क्या है बैलेंस शीट? इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, इन विच लेफ्ट हैंड साइड शोज ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड राइट हैंड साइड शोज ऑल द असेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ऐसा जो स्टेटमेंट बनता है वो आपकी क्या कहलाती है? बैलेंस शीट कहलाती है। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले यहां लिखते हैं लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। तो जितनी भी लायबिलिटीज है बिजनेस की उन सबको लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, और जितने भी असेट्स हैं आपके बिजनेस के उनको असेट साइड में लिखा जाता है। जैसे कैपिटल इज अ लायबिलिटी, फिर बाकी की जो अदर लायबिलिटीज हैं, फिर असेट्स में आपकी जितनी भी फिक्स असेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इज आल्सो योर असेट्स, फिर जितने भी आपके करंट असेट्स हैं वो, और फिर बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड का टोटल है ये इक्वल होता है किसके? बैलेंस शीट के असेट साइड के टोटल के। तो जब अपन व्हेन बैलेंस शीट इज रिटन इन इक्वेशन फॉर्म, तो जो इक्वेशन फॉर्म्ड होती है उसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन फॉर्म्ड हुई हमारी। क्या? कैपिटल प्लस दिस अदर लायबिलिटी, तो कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हो गई, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड किसकी इक्वल होगी? असेट के। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म्ड होती है, यानी जब बैलेंस शीट को हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। राइट? कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। तो समझ में आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? व्हेन बैलेंस शीट इज रिटन इन इक्वेशन फॉर्म, जब हम बैलेंस शीट को इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो जो इक्वेशन आपकी फॉर्म्ड होती है उसको क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है? नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये फॉर्मेट है जिसमें हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या है ये फॉर्मेट? सबसे पहले यहां पे अपन लिखते हैं सीरियल नंबर, मतलब 1 2 3 4, फिर यहां पे पर्टिकुलर, या फिर हम यहां पे लिख सकते हो पर्टिकुलर की जगह करेक्ट वर्ड होगा ट्रांजैक्शन लिखोगे तो पर्टिकुलर सीरियल नंबर लिखा 1 2 3 4, फिर ट्रांजैक्शन। फिर अपन देखते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन का हमारी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इससे हमारी अदर लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, और इससे हमारे असेट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, इस ट्रांजैक्शन से हमारी कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आया, इससे हमारी लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट आया, अदर लायबिलिटीज पे, और इससे हमारे असेट्स पे क्या इंपैक्ट आया वो देखा जाता है। इस तरीके से ये फॉर्मेट बना के हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन देखने से पहले एक बार ये देख लो, एक नोट चाहिए कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, फिर ड्यूरिंग द ईयर जितना भी प्रॉफिट और इनकम होती है, आपको ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, या बिजनेस में अगर किसी तरह की कोई भी अगर इनकम हो रही है तो उसको आप यहां पे ऐड करोगे। ड्यूरिंग द ईयर जितने भी आपके लॉस हो रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर जितने भी आपके लॉसेस हो रहे हैं,
उन सबको यहाँ पे लेस करेंगे। जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, मैंने बताया था व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। मैंने याद करो, मैंने अभी अपन ने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। वन इज कैपिटल एक्सपेंसेस एंड सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंसेस? अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने में हम जो खर्चा करते हैं वो तो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए, अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए हम जो एक्सपेंसेस करते हैं वो हमारे कौन से एक्सपेंस कहलाएंगे? वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। तो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस के? जैसे हम अपनी बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। तो ये ऐसे खर्चे जो बिजनेस में बार बार होंगे, तो ये आपके बिजनेस के कौन से एक्सपेंस कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं? दोज एक्सपेंसेस विच आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब ऐसे खर्चे जो बिजनेस में बार बार हो रहे हैं, डेली बेसिस पे हो रहे हैं, उन एक्सपेंसेस को अपन रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे उनको लेस करेंगे ड्राइंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द ईयर जो अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस की कोई भी चीज, चाहे बिजनेस का कैश और चाहे बिजनेस के गुड्स, अगर अपने पर्सनल यूज में ले रहे हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। तो ड्यूरिंग द ईयर ओनर ने जो भी ड्राइंग्स करी हैं वो अपन अपनी कैपिटल में से माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो आपकी कौन सी कैपिटल आ जाएगी? तो एडलेस करने के बाद ये कहलाएगी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का दूसरा नाम होता है नेटवर्थ और इसको इक्विटी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्विटी भी बोलते हैं। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है कि जब आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था तो उस समय आपकी जो कैपिटल थी, दैट कैपिटल इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर हम क्या करते हैं? जो भी हमारी अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में जो भी हमारी कैपिटल थी, तो उसमें ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है या किसी भी तरह की कोई भी इनकम हो रही है बिजनेस में, तो उसको तो ऐड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर किसी तरह का कोई भी अगर लॉस होगा तो उसको माइनस करेंगे। जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब मैंने बता दिया, ऐसे खर्चे जो बिजनेस में बार बार किए जा रहे हैं, तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, तो उसको लेस करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी हमारी ड्राइंग्स हैं उनको लेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब एडजस्ट करके हमारी कौन सी कैपिटल आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? नेटवर्थ, और इसका तीसरा नाम क्या होता है? इक्विटी। समझ में आई बात? देखिए कल जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड करी थी उसको ओपन करिए, उसमें निकालिए फर्स्ट पेज नंबर 6.2, पेज नंबर 6.2। टेक आउट illustration number 1, पेज नंबर 6.2, illustration number 1, पेज नंबर 6.2। क्या कह रहे हैं? Suppose Gopal started a new business and the following successive transaction take place। और ये सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही है, तो अब इससे आपको क्या बनाना है? अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। देखिए कैसे बनेगी। इस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाता है। फॉर्मेट में यहां सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहले ऊपर इसमें लिखेंगे अपन अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर फर्स्ट कॉलम जो ये आपका बना है इसमें आप लिखेंगे सीरियल नंबर। फिर जो नेक्स्ट कॉलम होता है इसमें लिखी जाती है ट्रांजैक्शन।
ट्रांजैक्शन, उसके बाद फिर आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल। Sir, यस, sir, we have to make this in the नहीं copy. बस आप एक बार इसको देखिए, बनाना नहीं है इसको, केवल देखो, अभी समझो। कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन फुल पेज का अपन ये फॉर्मेट बनाएंगे। फुल पेज का सबसे पहले लिखा सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शन, देन फिर ये क्या लिखा, कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। अब अपन यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, सीरियल में तो 1 2 3, फिर यहाँ पे अपन हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो लिखेंगे, और फिर देखेंगे इस ट्रांजैक्शन का हमारी कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारी अदर लाइबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और हमारे असेट्स पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ा वो देखेंगे। देखो रीड करो ट्रांजैक्शन नंबर 1, क्या कह रहा है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने 75,000 रुपीज लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करा। तो अब यहां ट्रांजैक्शन में लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितना कैश, Transaction में 75,000 रुपीज का। यस, क्या है ट्रांजैक्शन हमारा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹75,000, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹75,000। यानी इसका मतलब क्या है कि हमने 75,000 रुपीज लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस को स्टार्ट करने में हम जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम जो अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। यानी इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, बिजनेस में 75,000 की तो कैपिटल आई, प्लस अदर लाइबिलिटी, तो इससे हमारी अदर लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे हमारी अदर लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, याद करिए मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या पढ़ा था उसमें आपने कि बिजनेस और बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन एंड और सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ईच अदर। और हम जो अकाउंटिंग करेंगे या पढ़ेंगे वो सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आंसर दीजिएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर। बिजनेसमैन ने क्या करा, बिजनेस में 75,000 रुपीज लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट लगाते हैं वो तो कैपिटल कहलाती है। तो बिजनेस में कैपिटल आ गई 75,000 की, इससे हमारी अदर लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश आपका असेट होता है, और असेट में कौन सा असेट होता है, करंट असेट। तो बिजनेस में कैश के नाम का, बिजनेस में कैश के नाम का एक करंट एसेट आ जाएगा, कितने रुपए का, 75,000 रुपीज का। हर इक्वेशन से पहले इस तरीके से लिखेंगे आप न्यू इक्वेशन, हर ट्रांजैक्शन के बाद आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन। कितनी है, 75,000 की कैपिटल, अदर लायबिलिटी 0 और 75,000 रुपीज का कैश, 75,000 रुपीज का कैश। हर इक्वेशन के बाद आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन सही किया है नहीं किया। कैसे, ये जो कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी इक्वल होनी चाहिए एसेट के। तो 75,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 75, मतलब 75 प्लस 1000 प्लस 0 कितना हुआ, 75,000, और इज इक्वल टू कितना है, 75। यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब अभी हमने सही किया है क्वेश्चन। अब सेकंड पढ़ो जरा, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। गोपाल कौन है, बिजनेस का ओनर। अपन यहां लिखेंगे परचेज फर्नीचर
फॉर कैश रुपीज, कितने रुपए का? 5000 रुपीज का फर्नीचर हमने कैश में परचेज करा। अब समझना क्या होगा। अपन ने फर्नीचर परचेज करा कितने रुपए का? 5000 रुपीज का। तो इससे मेरी कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इस ट्रांजैक्शन से मेरी अदर लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि मैंने 5000 रुपीज का फर्नीचर परचेज करा कैश में। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो 75,000 रुपीज का कैश था, ये जो मेरे पास 75,000 रुपीज का कैश था, इसमें से 5,000 रुपीज पे कर इस 75,000 में से 5,000 रुपीज पे कर मैंने क्या परचेज करा? फर्नीचर परचेज करा। यानी ये जो मेरा बिजनेस का कैश है ये कम हो जाएगा 5,000 से, क्योंकि 75,000 में से 5,000 रुपीज देकर 5,000 रुपीज पे कर फिर मैंने फर्नीचर परचेज करा है। तो यानी मेरे बिजनेस का कैश कम हो गया। कितने से कम हो गया? 5,000 से। और ये 5,000 रुपीज पे कर मैंने क्या परचेज करा है? ये 5,000 रुपीज पे कर मैंने बिजनेस में फर्नीचर परचेज करा है। तो फर्नीचर आपका असेट होता है, और असेट में कौन सा असेट होता है? फिक्स्ड असेट। तो बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस में फर्नीचर के नाम का एक फिक्स एसेट आ गया। कितने रुपए का? 5,000 रुपीज का। कितने रुपए का? 5,000 रुपीज का। यानी आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? व्हाट इज योर न्यू इक्वेशन? क्या होगी न्यू इक्वेशन? कैपिटल कितनी थी? 75,000 की, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, यानी कैपिटल तो वही है 75,000। इससे हमारी अदर लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। कैश कितना था? 75,000। इसमें से हमने 5,000 रुपीज पे कर दिए, तो हमारा कैश कितना रह गया? 70,000। और 5,000 रुपीज देकर बिजनेस में क्या आ गया? फर्नीचर के नाम का एक फिक्स एसेट आ गया। तो एक फर्नीचर के नाम का एसेट आ गया कितने का? 5,000 रुपीज का। तो कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी कितनी है? 75। और ये 70 प्लस 5 ये भी कितना हो रहा है? 75। दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब यहां तक क्वेश्चन सही है। बताइए समझ में आया क्या? कोई डाउट किसी को इसमें? सर प्लस 5,000 को किया, समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये जो कैश था 5,000 रुपीज का, 75,000 का, इसमें से हमने 5,000 रुपीज पे कर तो 5,000 पे करे तो मेरा कैश बैलेंस कम हो गया कितने से? 75,000 से। और ये 5,000 रुपीज पे कर मैं बिजनेस में क्या खरीदा है? मैंने अपने बिजनेस में 5,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा है। यानी बिजनेस में फर्नीचर के नाम का एक असेट आ रहा है। फर्नीचर के नाम का क्या आ रहा है? एक असेट आ रहा है। तो फर्नीचर आपका क्या होता है? असेट होता है। और असेट में कौन सा असेट होता है? फिक्स असेट। तो बिजनेस में फर्नीचर के नाम का एक फिक्स असेट आ गया कितने का? 5,000 का। तो कैश था, कैश के नाम का असेट तो कम हो गया 5,000 से, तो कैश तो अब कितना रह गया? 70। और बिजनेस में एक नया असेट आ गया फर्नीचर के नाम का, कितने रुपए का? 5,000 रुपीज का। अब आया समझ में? यस सर। सर बोलिए। सर हम जब भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि कैश के फॉर्म में या क्रेडिट के फॉर्म में, नहीं, यही बस बताना जैसे मैंने पड़ेगा। लिखा है इसी तरीके से लिखना है। आपका जो मेन सॉल्यूशन है ये वाला पार्ट है, ये जो आप अपन प्लस माइनस कर रहे हैं ना, दिस इज द पार्ट। ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें शॉर्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी शॉर्ट में आप लिख सकते हो। ओके सर। ठीक है ना? मार्क्स एग्जाम में मार्क्स आपको ये जो अपन इक्वेशन लिख रहे हैं ना, जैसे ही लिखा 75,000 प्लस 0 प्लस 70 ये, या फिर आपने ये किया है, ये जो एडजस्टमेंट किया है आपने कि कैश में से 5,000 माइनस करे और फर्नीचर में आपने 5,000 ऐड कर दिए, तो आपको मार्क्स इसी चीज के मिलेंगे एग्जाम में। बाकी यहाँ पे आप अपनी इच्छा से कोई भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखना है। आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बना के आप यहाँ लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में, राइट? लेकिन अगर दोनों साइड्स के ऊपर अगर वैल्यू इक्वल होगी तो उसका साइन भी इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो इक्वल, ये हमेशा इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं हो रहा मतलब कुछ आपने कुछ एडजस्टमेंट गलत किया इसलिए इक्वल नहीं हो रहा है, अदरवाइज ये हमेशा इक्वल होगा। सर यस। सर ये हमारे कैपिटल के कारण हमारी अदर लाइबिलिटीज जीरो क्यों है?
इसका कैपिटल के कारण नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैपिटल की, ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई इसमें कैपिटल तो आ गई 75 की, लेकिन इस ट्रांजैक्शन से हमारी किसी और लायबिलिटी में इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है कि बिजनेस स्टार्ट करा 75,000 रुपीज लगाकर, तो फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हमारी कैपिटल कहलाती है। तो कैपिटल आ गई 75,000 की, और ये जो ट्रांजैक्शन हुई इससे मेरी और किसी लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, और किसी अदर लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 0 लिखा है। ओके सर। और बोलिए, और किसी के दिमाग में और कोई क्वेश्चंस आ रहे हो तो पूछिए। सर पर इफेक्ट कर भी सकता है क्या? नहीं करेगा। जब अपन कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे एक तो बिजनेस में कैपिटल आती है और कैश के नाम का एक करंट एसेट आता है। ओके ठीक है, और कोई डाउट आ रहे हैं किसी के माइंड में तो पूछिए। सर इक्विटी तो शेयर्स होते हैं ना? नहीं, मतलब इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। वो जो आप बोल रहे हैं वो कहलाती है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आप बोल रहे हैं। केवल इक्विटी अच्छा। वर्ड मींस इट इज इक्विटी मींस कैपिटल। सर तो लेकिन अगर अपन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ कैपिटल है वो भी अपने एक तरीके से लायबिलिटी तो है। बिल्कुल, अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेसमैन ने जो कैपिटल दी है, इन फ्यूचर ये कैपिटल का अमाउंट बिजनेस को इन फ्यूचर बिजनेसमैन को वापस रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। ओके, लायबिलिटीज का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी आउटसाइड पर्सन को पे करना हो तो वो आपकी लायबिलिटी कहलाती है, वो आपकी लायबिलिटीज कहलाएंगी। अगर आपने वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाला अगर किसी ने लेक्चर मिस किया था तो उसको आज मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। तो मैंने उसमें सारी टर्म्स ही एक्सप्लेन करी थी, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज लायबिलिटीज एंड व्हाट इज असेट और व्हाट इज ड्राइंग, ये सारे मैंने वहां डिस्कस किए थे। तो अगर किसी को बेसिक अकाउंटिंग टर्म में डिस्कस है तो मैं उसका भी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप उसमें से एक बार उसको रीड कर लीजिएगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। आज मैं कर दूंगा उसको अपलोड। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 3 कह रहा है गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। तो क्या हुआ, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज करे गुड्स हमने कैश में, कितने रुपए के? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। हमने 20,000 रुपीज पे कर कर क्या परचेज किया है? हमने 20,000 रुपीज पे कर कर गुड्स परचेज करें। तो इससे मेरी कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे मेरी अदर लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कैश पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मेरे पास कैश था अभी 70,000 का, इस 70,000 में से 20,000 रुपीज पे कर कर, इस 70,000 में से 20,000 रुपीज पे कर कर मैंने क्या परचेज कर लिए? गुड्स। तो मेरा कैश कम हो जाएगा 20,000 से, क्योंकि 70 में से 20,000 रुपीज पे कर कर मैंने गुड्स खरीद लिए। तो इससे मेरा कैश क्या होगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितने से? 20,000 रुपीज से। इससे मेरे फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये 20,000 रुपीज पे कर कर क्या परचेज करा है? गुड्स परचेज करें। गुड्स को हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है स्टॉक। गुड्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक आपका असेट होता है, और असेट में कौन सा असेट होता है? करंट असेट। तो बिजनेस में स्टॉक के नाम का एक करंट असेट आ जाएगा, कितने का? 20,000 रुपीज का। बिजनेस में स्टॉक के नाम का एक करंट असेट आ जाएगा, कितने का? 20,000 रुपीज का। यानी अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? आपकी न्यू इक्वेशन हो जाएगी, यस, ये गुड्स अपन ने परचेज करें। गुड्स हमेशा परचेज की जाते हैं फॉर सेलिंग पर्पस। गुड्स इज ऑलवेज परचेज फॉर सेलिंग पर्पस। तो इससे हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल वही थी 75,000 की। इससे हमारी अदर लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैश, हमारे पास 70,000 रुपीज का कैश था, इसमें से 20,000 रुपीज पे करें
और क्या परचेज कर लिए, गुड्स। तो हमारा जो कैश बैलेंस है वो 20,000 से कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 50,000। फर्नीचर हमारा उतना ही रहेगा 5,000 का, और हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक के नाम का एक करंट एसेट आ गया, कितने रुपए का, 20,000 रुपीज का। बताइए समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो अनम्यूट करके पूछिए। सर जो आपने थर्ड ट्रांजैक्शन में फर्नीचर का 0 लिखा है, सर वो बताने की जरूरत नहीं है ना? हाँ नहीं, इसको एज ही आपको अपने एग्जाम में इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि जैसे यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन लिखी तो आपको बताना है कि कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, 0। अदर लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कैश मेरा कम हो गया। फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, 0 इंपैक्ट पड़ा, और स्टॉक आ गया कितना, 20,000 रुपीज का। अपन यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखते हैं, और ट्रांजैक्शन लिख के इस वाले कॉलम में अपन ये देखते हैं कि हमारे असेट और लाइबिलिटीज पे इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो देखा जाता है। तो ये होती, इस तरीके से ही अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं अपन, राइट। ट्रांजैक्शन, सर यस बोलिए। सर तो आपने कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक लिखा, ये भी लिखना जरूरी है क्या? हाँ, ये जो ऊपर मैं लिख रहा हूं टॉप पे, ये कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक, यस सर। बिल्कुल ये आपको जैसा आपको दिख रहा है ना, सेम एज इट इज ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। जो भी मैं लिख रहा हूं सब कुछ लिखना है आपको एज इट इज, जैसा दिख रहा है आपको अभी स्क्रीन पे, राइट। ओके सर। फोर्थ पढ़िए क्या लिखा है, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹16,000। तो अपन यहां लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹16,000। हमने 16,000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट में परचेज करे। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी से क्रेडिट पे परचेज करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड गुड्स, बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी सप्लायर से क्रेडिट में परचेज करते हैं, तो सामने वाला सप्लायर हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर। सामने वाला हमारा सप्लायर हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कैपिटल पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे आपकी कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और क्या होगा, अदर लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बिजनेस में क्रेडिटर के नाम की, बिजनेस में क्रेडिटर के नाम की एक अदर लायबिलिटी आ जाएगी, कितने की, 16,000 रुपीज की। बिजनेस में क्रेडिटर के नाम की एक अदर लायबिलिटी आ गई, कितने की, 16,000 रुपीज की। अब अपन ने गुड्स को क्रेडिट में खरीदा उधार में, तो इससे हमारे कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे हमारे फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और हमने क्या परचेज करा है, गुड्स परचेज करें, तो यानी आपके बिजनेस में क्या आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया गुड्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टॉक, यानी बिजनेस में स्टॉक आ रहा है। तो हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक हमारा असेट होता है, और असेट में कौन सा असेट होता है, करंट असेट। तो बिजनेस में स्टॉक के नाम का करंट असेट इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, 16,000 रुपीज से। यानी अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, व्हाट इज योर न्यू इक्वेशन, 75,000 रुपीज की क्या होगी कैपिटल, हमारी क्रेडिटर के नाम की अदर लायबिलिटी आ गई, कितने की, 16,000 की। हमारे कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कैश उतना ही है 50,000। इससे हमारे फर्नीचर पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, उतना ही है 5,000। और स्टॉक पहले कितना था, 20,000 का, अब 16,000 का स्टॉक और आ गया, यानी स्टॉक कितना हो गया आपका, 36,000 का हमारा स्टॉक हो गया। बताइए समझ में आया, कोई डाउट किसी को? बताइए कोई भी डाउट हो तो पूछिए। सर लेकिन अभी भी इक्वेशन कहाँ बैलेंस हो रही है? देखो बैलेंस हो रही इक्वेशन, करके देखो, हो रही है बैलेंस, हाँ सर हो रही है। इक्वेशन हो रही है बैलेंस।
यस सर, इक्वेशन ठीक है ना? बैलेंस हो। और देखो एक बार अच्छे से देखो। हाँ सर, हो गया। एक मिनट। सर हमें ये 75 प्लस 16,000 का सम करके ही बताना है। नहीं, बट मैंने आपको बताया ना, जैसा भी आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। सर उसके पास अभी 15,000 रुपीज बचे हुए हैं ना, क्योंकि उसने 16,000 का तो क्रेडिट ले लिया, हाँ 5,000 की वो फर्नीचर ले लिया, और 20,000 का खुद के पैसे से उसने गुड्स ले लिए, हाँ तब 50,000 बचे हैं अभी भी। हाँ, ये बिजनेस का कैश है। दिस इज, ये जो भी दिख रहा है सब बिजनेस का है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन पढ़िए, क्या कह रहा है? गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000। कह रहा है गुड्स जिसकी कॉस्ट प्राइस है 12,000, सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उसको क्रेडिट पे सेल करा। हमने उसको क्रेडिट पे सेल करा कितने में? हमने उसको क्रेडिट में सेल करा कितने में? 15,000 रुपीज में। सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000, सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उसको क्रेडिट में सेल करा कितने में? 15,000 में। तो पहली चीज तो ये कि 12,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स, 12,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स हम 15,000 में सेल कर रहे हैं, तो यहां पे आपको 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या 3,000 के प्रॉफिट में? कि 12,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स 15,000 में सेल हो रहे हैं, तो इससे मेरे को 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। एनी डाउट? ओके, नाउ हमने ये सेल कैसे करी है? ये सेल हमने क्रेडिट में करी है। तो याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। क्या पढ़ाया था? कि एक ऐसा कस्टमर जिसको आप क्रेडिट में गुड सोल्ड करते हैं, एक ऐसा कस्टमर जिसको आप क्रेडिट में गुड सोल्ड करते हैं, तो वो कस्टमर आपका क्या कहलाता है? डेटर। वो कस्टमर आपका क्या कहलाएगा? डेटर। और डेटर आपका क्या होता है? असेट होता है। डेटर इज योर असेट। एंड विच असेट? करंट असेट। डेटर इज योर करंट असेट। तो अपन यहां लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो 12,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स हमने 15,000 में सेल करे, तो इससे आपको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द ईयर किसी तरह का कोई भी अगर प्रॉफिट होगा या किसी तरह की कोई भी अगर इनकम होगी, दैट इनकम एंड प्रॉफिट इज एडेड इन द कैपिटल। तो उस इनकम और प्रॉफिट को हम कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इससे हमारी अदर लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब अभी आपने गुड्स को क्रेडिट पे सेल करा है, तो इससे हमारे कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इससे हमारे फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे पास स्टॉक था 36,000 का, इस 36,000 के स्टॉक में से मैंने 12,000 का स्टॉक क्या करा? सेल कर दिया। आउट ऑफ दिस 36,000 मैंने 12,000 का स्टॉक क्या करा? सेल कर दिया। तो मेरा स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कितने से? माई स्टॉक इज रिड्यूस बाय ₹12,000। और क्या होगा? मैंने अभी बताया कि बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो सामने वाला हमारा कस्टमर हमारा क्या कहलाता है? डेटर। तो डेटर आपका असेट होता है, और असेट में कौन सा असेट होता है? करंट असेट। तो बिजनेस में क्या होगा? डेटर के नाम का, बिजनेस में डेटर के नाम का एक करंट असेट आ जाएगा। कितने का? 15,000 रुपीज का। कितने का? 15,000 रुपीज का। यानी आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? व्हाट इज योर न्यू इक्वेशन? आपकी न्यू इक्वेशन हो जाएगी 78,000 रुपीज की कैपिटल, 16,000 रुपीज के क्रेडिटर, 50,000 रुपीज का कैश, 5,000 रुपीज का फर्नीचर। स्टॉक कितने का था? 36। आउट ऑफ 36 हमने 12,000 का स्टॉक सेल कर दिया, तो हमारे पास स्टॉक कितना रह गया? 24,000 रुपीज का स्टॉक और 15,000 रुपीज के डेटर। 15,000 के क्या आ गए हमारे पास? डेटर। बताइए, किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। सर यस
सर इनकम को कैपिटल में तो ऐड करेंगे। क्योंकि बिजनेस में जो भी इनकम और प्रॉफिट होता है दैट बिलोंग्स टू द ओनर। बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में किसी तरह की कोई भी इनकम या प्रॉफिट होती है तो डेट इनकम एंड उस इनकम और प्रॉफिट पे ओनर का राइट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने उसकी कैपिटल में उसको ऐड कर दिया। एक बिजनेस अगर अपने बिजनेसमैन को अगर कोई भी अमाउंट पे करेगा तो बिजनेस अपने बिजनेसमैन को जो भी अमाउंट पे करेगा दैट अमाउंट इज एडेड इन देयर कैपिटल, तो वो पैसा उसकी कैपिटल में वो ऐड कर देगा, ठीक है। ओके सर। एनी डाउट? ये हो गया आपका। मैंने बताया कि गुड्स से जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 12,000, हमने उसको सेल करा कितने में? 15,000 में। और कैसे सेल करा? क्रेडिट में सेल करा है। तो 12,000 के कॉस्ट प्राइस की गुड्स हम 15,000 में सेल कर रहे हैं, तो इससे हमें 3,000 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 3,000 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को अपन ने क्या करा? अपनी कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट और इनकम होती है उसको अपन ने कैपिटल में ऐड करते हैं। तो 3,000 का जो प्रॉफिट था उसको कैपिटल में ऐड करा। इससे हमारे क्रेडिटर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। हमारा जो स्टॉक था 36 का, इसमें से 12,000 का स्टॉक हमने सेल कर दिया, तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा कितने से? 12,000 से। और बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जो हम किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो सामने वाला हमारा क्या कहलाता है? डेटर। तो बिजनेस में डेटर के नाम का एक करंट एसेट आ जाएगा, कितने का? 15,000 रुपीज का। तो ये आपका न्यू इक्वेशन बन गई, राइट। 6th देखिए, पेड ₹1,000 फॉर रेंट। अपन ने 1,000 रुपीज का रेंट पे करा, तो रेंट तो आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। एंड एनी एक्सपेंस विच आर रिकरिंग इन नेचर, ऐसा खर्चे जो बिजनेस में बार बार होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। तो अपन यहां लिखेंगे पेड रेंट। पेड रेंट, तो रेंट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस। और ऐसे खर्चे जो बिजनेस में बार बार हो रहे हैं तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंस को अपन कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमने रेंट पे करा, कितना रेंट पे करा है? 1,000 रुपीज का, तो इसको कैपिटल में से अपन ने माइनस कर देंगे। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। इससे हमारे क्रेडिटर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब रेंट आप काय में पे करोगे? कैश में। रेंट आप काय में पे करोगे? कैश में। तो इससे हमारा कैश कम हो जाएगा कितने से? 1,000 से। इससे आपके फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे आपके स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इससे आपके डेटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि ये लास्ट इक्वेशन थी, लास्ट ट्रांजैक्शन थी, तो लास्ट ट्रांजैक्शन है ये आपकी क्वेश्चन की, तो आप यहां लास्ट में लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। लास्ट में आप क्या लिखोगे? फाइनल इक्वेशन। कितनी हो गई? 77,000 की कैपिटल, 16,000 रुपीज के क्रेडिटर, 49,000 रुपीज का कैश, 5,000 रुपीज का फर्नीचर, 24,000 रुपीज का स्टॉक एंड 15,000 रुपीज के डेटर। 15,000 के क्या आ गए आपके? डेटर। यानी आपकी न्यू इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज योर न्यू इक्वेशन? सॉरी, ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई, क्योंकि लास्ट इक्वेशन थी, लास्ट ट्रांजैक्शन थी, तो लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद आप क्या लिखेंगे? फाइनल इक्वेशन। लास्ट ट्रांजैक्शन में आप क्या लिखेंगे? फाइनल इक्वेशन। बताइए, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? सर रेंट पेड के अंदर अपने माइनस में हो रहा है कैपिटल और एसेट्स के अंदर से, लेकिन अगर आप जब अपन रिसीव करेंगे तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल, अगर रिसीव करेंगे, अगर रेंट आप रिसीव कर रहे हैं मतलब वो आपकी इनकम है, तो जो भी इनकम और प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। और रेंट अगर रिसीव होगा तो काय में रिसीव होगा? कैश में, तो इससे आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर?